नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जम्मू कश्मीर में तिरंगे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जगह जगह तिरंगा रैली निकाल रही है और आज तिरंगा न उठाने वाले महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ कश्मीर में प्रदर्शन भी किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा फहराया। इसी के साथ पीडीपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी का ये तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें महबूबा ने साफ कहा था कि जब तक 370 को बहाल नहीं किया जाता तब तक वो कोई और झंडा अब नहीं उठाएंगी। इशारा भारत के तिरंगे की तरफ ही था। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी का तिरंगा मार्च निकाला जाना शुरू। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिशें। कुपवाड़ा से श्रीनगर पहुंचे 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस ने चारों कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। गद्दार चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा सकती। महबूबा के बयान को लेकर और उसको लेकर मचे बवाल के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि 370 जरूरी तो तिरंगे से क्यों दूरी? भारत का खाएंगे तो तिरंगा क्यों नहीं उठाएंगे? कश्मीर के दिल में तिरंगा, महबूबा आखिर क्यों कर रही हैं पंगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती का वो बयान जिसको लेकर मचा है घमासान। ये ऐसा मैंने रखा है, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। तो आपने सुना बयान महबूबा मुफ्ती का, पीडीपी की चीफ। आखिर वो क्या कह रही थी, इशारा किस तरफ था? नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन हमला सीधे सीधे भारत के सम्मान पर जरूर उन्होंने बोला। और इसके पीछे वजह जम्मू कश्मीर की वो राजनीति है जिसके हाशिए पर अब ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो खास मेहमान हमारे भी नॉलेज, हमारी भी सोच में इजाफा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर वजह क्या हो सकती है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे कई शोज में। स्वागत है आरपी सिंह साहब। अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं, दर्द है इनके दिल में कश्मीर से बाहर निकाले जाने का, अपनी बात ये भी सामने रखेंगे। प्रेम कुमार साहब, जाना पहचाना चेहरा, अक्सर आपको हमारे डिबेट शो में अपना पक्ष रखते दिखाई दे जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। वकार भाटी साहब, आपने इनको भी हमारे साथ देखा होगा, खुलकर अपनी बात रखते हैं, बिना किसी तीखी बयानों को रखते हुए अपना मुद्दा, अपनी बात को हम तक पहुंचाते हैं। और नासिर शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल अभी जुड़े नहीं है, प्रवक्ता पीडीपी के हैं, वो आएंगे तो उनसे भी इस बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं इस तरीके से यहां पर करना चाहूंगा, अपने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं उन तमाम प्रदर्शनों की जो कि जम्मू कश्मीर में किए गए। जम्मू से लेकर कश्मीर तक तमाम जगहों पर यह तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इसकी वजह, इसकी जड़ में महबूबा मुफ्ती का वो बयान है। यह बयान आखिर क्यों दिया गया? एक ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, एनडीए महागठबंधन आमने सामने है, बीजेपी अक्सर राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर सामने जाती है। महबूबा मुफ्ती को इस बयान को चुनने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्यों इसके जरिए उन्होंने आग में घी डालने का काम किया? लेकिन ये विरोध, ये प्रदर्शन, ये तिरंगे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इस तिरंगा यात्रा के दौरान, जो कि कश्मीर में जगह जगह हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जगह जगह किए गए हैं। सबसे पहला सवाल शुरुआत में करूंगा आरपी सिंह साहब से, लेकिन मैं यहां चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों को एक बात कहूं कि अक्सर हम लोग आपसी बयानबाजी में चर्चा के दौरान उलझ जाते हैं। मेरा भी मार्गदर्शन होगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। शुरुआत में 2-2 मिनट हम हर मेहमान को देंगे उनका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, और उसके बाद ओपन टू ऑल हम इस डिबेट को रखेंगे। सबसे पहले आरपी सिंह साहब आपके पास आता हूं। होना तो नहीं चाहिए,
हम सभी इस बात के पक्षधर हैं, हम सभी इस बात की हिमायत करते हैं कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का बयान सामने आया जो तिरंगे को लेकर था। तिरंगे को सवालों के घेरे में लाने के पीछे आपको वो वजह क्या लगती है, वो खास वजह क्या है कि तिरंगे को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है जम्मू कश्मीर से? देखिए, बड़ी स्पष्ट है, दो वजह है कि इस बार जब तिरंगे को लेकर विषय छेड़ा। एक वजह है कि इनको पता है इनकी जमीन नीचे से सर चुकी है। अभी हाल में जब पिछला चुनाव वहां पे हुआ पिछले साल, वहां पर जिसमें पंचायत का सरपंच जीत कर आए, 30 या 5 सरपंच जीत कर आए, इन्होंने उस चुनाव का बहिष्कार किया था। सोचा था हम बहिष्कार था, इन्होंने, जब मैं कहता हूँ तो गुप्कार वाले सब ने बहिष्कार किया था। ये सोच रहे थे कि हम बहिष्कार करेंगे तो नीचे लोग चुनाव नहीं करेंगे और हम बाकी लोग बहिष्कार करेंगे और नीचे खाली रह जाएगा वहां पर। परंतु हुआ ये है कि वहां पे एक नई लीडरशिप, ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इनको अंगूठा या ठेंगा दिखाकर वहां पर चुनाव जीते, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल में वहां पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया एक तहकीकात के लिए सीबीआई को, वो है रोशनी एक्ट के अंदर तहकीकात करने के लिए 25,000 रुपए का लैंड स्टैम्प है, जिसमें सबके सब, उसमें जितने गुपकर वाले हैं सबके सब, उसमें जो गुपकर के समर्थन है कांग्रेस पार्टी वाले वो भी उसमें, सबके सब उसमें इन्वॉल्व है। इनको पता है कि वो स्टैम्प अल्टीमेटली इनके सिर पे आने वाला है, तो इनका जो कहते हैं आस्ता आस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा है सारा मामला। और अभी अब्दुल्ला साहब पे भी 2012 का केस जो लॉन्च है, जिसमें इंक्वायरी हुई थी, उसमें भी जानकारी आई है, जिसमें टिकट स्टेडिंग वाला मामला है। तो ये जितने गुपकर वाले इस प्रकार के जानकर बयान दे रहे ताकि हम किसी ढंग से अपनी कोई धरातल को, वो तिरंगे का बहिष्कार करने की बात करते हो हुआ, जहाँ अब्दुल्ला साहब यानी कि मैं चाइना से सपोर्ट ले लूंगा 270-35 से लाने की, उनकी चेष्टा एक ही है, हम किस प्रकार अपना खोया हुआ जो मुकाम है, खोया हुई जमीन है, उसको हम कैसे वापस लें। तो एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, मैं आज बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूं, इस देश में अब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा, जिसके लिए शामिल शाह बड़ी सादत दी। और कश्मीर में अब ये सोचे कि 2 विधान हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। 2 झंडे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे किसी में भी। और पहले जिस प्रकार वहां पर प्रधानमंत्री होता था, अब वो प्रधानमंत्री रहा, वो भी वापस कभी नहीं आएगा। चलिए, आपका जी, आपके 2 मिनट यहां पर होते हैं। आपने अपनी बात बड़े सिलसिलेवार तरीके से यहां पर रखी आरपी सिंह साहब, और यहां पर आपने जो बातों पर जोर दिया वो ये कि आपका कहना है कि एक नई लीडरशिप अब खड़ी होनी शुरू हो गई है, उस लीडरशिप के सामने पुराने लीडर्स के लिए जगह नहीं बच रही, लिहाजा इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने खास तौर पर कही वो ये कि अब इस देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान ही चलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तीसरा, तमाम ऐसे घोटाले हैं जिनमें ये लीडर्स फंसे हुए हैं और उसके चलते ये अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला चीन की सहायता से 370 वापस लाना चाहते हैं, तो महबूबा मुफ्ती 370 हटने तक झंडा उठाने को तैयार नहीं है। खैर, ये आपका बयान था। हम आगे जब ओपन टू ऑल आएंगे तब इस पर भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वकार भाटी साहब, कश्मीर मामलों के जानकार हैं और बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो बातें तलखी क्यों ना हो। वकार भाटी साहब, आपसे भी सवाल मेरा वही है और 2 मिनट आपके लिए भी, कोई और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सवाल यह कि होना नहीं चाहिए था, ये कतई नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है और तिरंगे को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की गई है। आखिर इसके पीछे की असल वजह आपको क्या समझ में आती है, वकार भाटी साहब? जी, असल में मैं आपको एक बात तो जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे 34 साल हो चुके हैं इस जम्मू कश्मीर में। 1986 में पैदा हुआ हूं और उसके बाद आज दिन तक मैंने यही देखा है कि हर जम्मू कश्मीर का नागरिक तिरंगा उठाता था, बड़ी शान से उठाता था। मैंने खुद देखा है अपने स्कूल में, जब मैं एजुकेशन लेता था, चाहे वो मिडिल तक हो चाहे वो कॉलेज में हो, सबने झंडे यहाँ उठाए। अब यहाँ बात करते हैं 2019 के बाद की। 2019 में 5 अगस्त को जब हटाया गया, तब से, जब से खासकर बीजेपी आई है, तब से ये तिरंगे की बेइज्जती क्यों होने लगी, तिरंगे का इतराम करना क्यों छोड़ चुके जम्मू कश्मीर के लोग? उसका मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतराम करना छोड़ा होगा, बट बीजेपी वो माहौल बना रही है
जैसे कि महबूबा जी ने बयान दिया 370 हटाने के बाद, 5 अगस्त हटाने के बाद, कि हम जम्मू कश्मीर से 370 को इसलिए हटा रहे हैं, इसलिए वापस ले रहे हैं 35A और 370 को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद है, मिलिटेंसी है, रोजगार नहीं हो रहा। जो ये सियासी जमातें हैं, अब्दुल्ला मुफ्ती, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, जम्मू कश्मीर की आवाम रोडों में आ चुकी है, इसलिए हम 370 को खत्म हो रहे हैं, उठा रहे हैं। जब 370 को उठाने के बाद हजारों नौजवानों को जेलों में डाला, कोई बनारस, कोई दिल्ली, कोई महाराष्ट्र, जगह जगह आज भी जेलों में भरे हुए हैं। और ये जितने राजनेता थे जो इनके चहेते थे, जो दिल्ली में हमेशा इनके आगे सर झुकाते थे, इन्होंने इनको 5 स्टार में या इन्होंने उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट रखा। आज इन्होंने जब इनको पहले फारूक को छोड़ा, फिर उमर अब्दुल्ला को छोड़ा, फिर इसके बाद महबूबा जी को रिलीज किया, जब ये सब इकट्ठे हुए तो टाइमिंग आप देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का चुनाव समझने के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने उसी टाइम महबूबा मुफ्ती को रिलीज किया। रिलीज करने का मकसद यह था कि महबूबा मुफ्ती बाहर आएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले बयान दे दिया है कि चाइना चाहे तो 370 हमें वापस मिल जाएगा, अब चाइना ही हमें 370 वापस दिला सकती है। तो बीजेपी को यह लगा क्यों नहीं, अगर हम इसमें महबूबा को बाहर आते हैं तो ये एकदम क्या हो जाएगा कि हल्ला बनेगा, और जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगेगी हिंदुस्तान के खिलाफ या तिरंगे के खिलाफ, तो उसका फायदा बीजेपी बिहार इलेक्शन में लेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वकार एस भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये तमाम बातें यहां पर रखी और आपने जो खास पॉइंट रखे वो मैं दर्शकों को बता दूं एक बार रिपीट करके भी। 34 साल से आप जम्मू कश्मीर को बड़े ढंग से देख रहे हैं, पहले एहतराम होता रहा है, लेकिन 2019 के बाद कुछ ऐसा हुआ है जब से 370 हटी है, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, जो आप खास पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं वो इसकी टाइमिंग को लेकर लगा रहे हैं। आपका इशारा जो मैं समझ पाया हूं, जो मेरे यहां पर देखने वाले समझ पाए हैं, वो ये कि इस सब के पीछे बीजेपी और ये जो लीडरशिप है जो अब पीछे हटती जा रही है, और नई लीडरशिप की जिसकी बात आरपी सिंह कर रहे थे, उसके चलते इस लीडरशिप और बीजेपी में ये सारा कुछ गुपचुप समझौता सा है। आरपी सिंह साहब बाद में इस बात को क्लियर करेंगे। मैं तमाम लोगों के पास और भी जाना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं, 1989 का जो डर है, 1989 के जो हालात हैं, किसी कश्मीरी पंडित के दिल से निकल गए हों ऐसा नहीं है। हर एक को वो हालात अब तक याद हैं, लेकिन आज जो कुछ होने लगा है उसके पीछे की जो वजहें हैं, अमित रैना साहब, अब जब 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया आर्टिकल 370 हट गया है, अब सबको बराबर के हकूक मिलेंगे, अब तमाम चीजें मिलने लगेंगी, अब जब ये सारे के सारे नेता नजरबंदी से हटते हैं तो सबसे पहले हमला किसी नेता पर नहीं करते, किसी पार्टी पर नहीं करते, भारत के तिरंगे पर करते हैं। होना नहीं चाहिए था, लेकिन तिरंगे को सवालों में लाने की वजह आपको क्या लगती है? अमित रैना साहब। देखिए, अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार या उनकी राजनीति देखें तो हमेशा एंटी इंडिया रही है। ये आज की बात नहीं है। 1986 में जब साउथ कश्मीर में बहुत बड़े दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों हिंदुओं के घर और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया, उसके पीछे भी मुफ्ती मोहम्मद सईद का हाथ था। उसके बाद जब जमात इस्लामी, जो आज एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके बड़े बड़े कैंडिडेट थे सैयद सलाउद्दीन जो आज यूनियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यासीन मलिक जो आज एक और टेररिस्ट हैं, या सैयद अली शाह गिलानी जो माई बाप हैं आतंकवादियों के और अलगाववादियों के। उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको सहारा दे रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। उसके बाद 1989 में 79 में जब 5 आतंकवादी छोड़े जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, एक पूरा प्लॉय रचा गया कि कैसे उनकी बेटी को किडनैप किया जाए और कैसे उस दबाव में आकर 5 आतंकवादियों को छोड़ा जाए। तो ये उसके बाद 2003 में वो पार्टी बनाते हैं, 2001 में वो पीडीपी का गठन करते हैं। पीडीपी गठन जब करते हैं तो पीडीपी क्या निशान लेती है अपना? उनका अपना चुनावी निशान वही चुनावी निशान है जो मुस्लिम मुत्तहिदा महज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का निशान था। जमात इस्लामी की जो पार्टी थी, कलम और दवात, वो ले लेते हैं। उसके बाद 2003 में जो सरकार में आते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी को जम्मू कश्मीर में अलाउ कर दीजिए। जो आतंकवादी सरेंडर करके आते हैं उन्हें पुलिस में नौकरी दे देते हैं या बाकी जगहों पर नौकरी दे देते हैं। जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान भगोड़े घोषित कर दिए जाते हैं उन्हें वापस पुलिस में ले लेते हैं। फिर पाकिस्तान से ओपन बॉर्डर की बात करते हैं। 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद इलेक्शन जीत के आते हैं तो सबसे पहला धन्यवाद पाकिस्तान को करते हैं। फिर महबूब मुफ्ती 4 लाख रुपए की राशि पहुंचाती है मुआवजा बुरहान वानी के मरने पर। तो ये
इस पार्टी का एंटी इंडिया स्टैंड पिछले 17 सालों से, जब से ये रही है तो इनका स्टैंड रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिटिक्स रही हो। आप शायद भूल रहे हैं, ये लोग आज बात कर रहे हैं टूरिज्म की, ये लोग आज बात कर रहे हैं लोगों को सहूलियत देने की। 2008 अमरनाथ यात्रा, क्या मांगा था श्राइन बोर्ड ने? टेम्पररी शेड बनाने थे यात्रियों को मेडिकल सुविधाएं देने के लिए, उसको लेकर पूरे प्रदेश में आग लगा दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि यात्री एक स्पेसिफिक धर्म समुदाय से आते थे। तो समस्या ये है कि पिछले 70 सालों से हर सरकार ने इनकी धमकियों को लेकर इनके सामने झुके हैं, इनको सब सहूलियतें दी हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो। 2019 में मुझे लगता है पहली बार किसी ने एक बड़ा कदम लिया, बोला बहुत हो गई धमकियां, अब ये धमकियां बंद करनी पड़ेंगी, और बंद करी गई हैं। इन्होंने 70 साल से अगर इन्होंने कभी कुछ पाया है तो इन्होंने ये धमकियां देकर ही पाया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अभी रोशनी स्कैम 25,000 करोड़ का स्कैम है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है इसमें? सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसमें गुलाम नबी आजाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, ये सब है। चलिए आपका भी पॉइंट नोट किया। 2 मिनट आपके भी हो गए हैं और मैं सबको मौका देना चाहता हूं, लिहाजा एक तय समय सीमा होगी। और आपने जो बात कही है अमित रैना साहब, वो बात सिर्फ इतनी है, और मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे उस बात को, कि जहां तक पीडीपी की बात है, बकौल आपके पीडीपी का इतिहास रहा है, वो इस तरह की बातें करेगी ही करेगी। इसके अलावा उसकी पॉलिटिक्स के पास कोई बहुत बड़ा फ्रेमवर्क नहीं है, लिहाजा वो या तो तिरंगे की बात करेंगे या अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बात करेंगे, इस तरह की वो तलखी पैदा करते रहेंगे। तो तिरंगे की अगर बात करते हैं, वो लोग तिरंगे पर सवाल उठाते हैं, तो कोई अजब और अलग बात यहां नहीं है। प्रेम कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कई मसलों पर बेबाक राय अपनी देते हैं। प्रेम कुमार जी, आपके भी मैं 2 मिनट देता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं आपको तमाम पैनल सुने, लोग सुने, आप क्या राय यहां पर रखते हैं। आपसे भी सवाल वही कि होना तो नहीं चाहिए था, यह कतई नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। राजनीति कहीं ज्यादा हावी हो गई है, सवाल तिरंगे पर उठा दिया गया है, उसके चलते तिरंगा यात्रा भी निकल रही है, अब मुद्दा बढ़ गया है। आखिर इसकी असल वजह क्या समझ में आती है आपको? देखिए राजीव जी, तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी जबरदस्ती लोगों को तिरंगे लहराना चाहती है। ये आप क्या मैसेज दुनिया में दे रहे हैं? जबकि महबूबा मुफ्ती सईद ने जो बात कही, जो दुखद बात कही, जिसमें तिरंगा का नाम उन्होंने नहीं लिया था, फिर भी हम इशारे समझते हैं, आप इशारे समझते हैं, जो उन्होंने बात कही थी उस चीज को एड्रेस करने के बजाय उनसे बातचीत करना, ये ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर एक संगठन बना रही है, तो उससे बातचीत करने के बजाय ये तिरंगा यात्रा लहराना कि हम जबरदस्ती, हम अपने ही देश में तिरंगा हम क्या ताकत के बल पर लहराएंगे? ये हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं, ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, हमें याद आता है कि इंडिया न्यूज में ही एक एक्सक्लूसिव खबर छपी थी, चली थी 2 महीने पहले। वो ये थी कि राजस्थान की राजनीति और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के बीच में एक संबंध था। राजस्थान की सरकार तो गिर नहीं पाई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला रिहा हो गए। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने चीन से जुड़ा हुआ जो बयान दिया वो सामने है, उस पर कोई भी एक्शन सरकार की ओर से नहीं हुआ। उसके बाद एक्शन क्या हुआ? महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया, ये एक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसी अप्रिय बातें हों, आप बातचीत का, डायलॉग का कोई माहौल नहीं बनाते। और चूंकि बिहार में चुनाव है तो ऐसे मुद्दे पर डिबेट हो, तिरंगा यात्रा हो, राजनीतिक तापमान बढ़े और देश का नुकसान हो, इसकी फिक्र ही नहीं है केंद्र सरकार को। आखिर केंद्र सरकार को डायलॉग्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अभी हमारे रैना साहब ने तमाम बातें बताई इतिहास की, ठीक है, उस इतिहास के रहते हुए भी ये पीडीपी के साथ में इसी बीजेपी ने सरकार बनाई थी ना, वो तमाम लोग जनता से चुन करके ही मुख्यमंत्री बने ना। हम सबको साथ लेकर चले हैं और यहाँ शांति का एक लंबा समय चला था और लंबे समय से हम वहां शांति बनी है और आतंकवाद का भी जो दौर हमने देखा है। तो हम कैसे जनता को साथ लेके चलेंगे कश्मीर को, कैसे वहां राजनीतिक गतिविधियों को हम देश हित में पैदा करेंगे, माहौल पैदा करेंगे, लोग स्वेच्छा से झंडा लहराएं जैसे पहले तिरंगा लहराया करते थे, वो माहौल कैसे बनेगा? इसके लिए तो कोई पहल ही नहीं दिखती है राजीव जी।
कोई पहल नहीं दिखती। अफसोस की बात यही है, केवल बिहार का चुनाव दिखता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पॉलिटिकल, पूरे देश में नॉन कश्मीर जो पूरे देश में हिस्सा है उसमें चलिए आपके भी प्रेम कुमार जी 2 मिनट हो गए, आपकी भी 2 मिनट हो गए। आपने खास बात यहां पर यह कही कि ये राजस्थान की राजनीति और फारूक अब्दुल्ला में भी एक कनेक्शन है। आपने ये कहा कि राजनीतिक तापमान बढ़ाने की बात होती है। आपने कहा पहले भारत का झंडा पूरी शिद्दत के साथ उठाया जाता था। पहले तो बहुत सारे झंडे उठते थे साहब, उन झंडों के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। हम केवल भारत के झंडे और उससे जुड़ी हुई इस सारी बहस के ऊपर आना चाहते हैं। और अब क्योंकि हमने सबको वक्त दे दिया है, हमारे दर्शकों ने सबको सुन भी लिया है, उम्मीद कर रहे थे नासिर शेख साहब पीडीपी से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं। आपसे शुरुआत करता हूं आरपी सिंह साहब, तमाम इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं, जो 4 लोगों को अपने अलावा 3 लोगों को सुना, तमाम इल्जाम लगे हैं। और उसमें खास इल्जाम यह है कि बहुत वक्त एक चुना गया है, बयानों को लेकर भी, रिलीज को लेकर भी, बिहार चुनावों की भी बात हुई, राजनीतिक तापमान बढ़ाने की भी बात हुई, लेकिन तिरंगा इस मुद्दे पर जो कुछ भी है उस पर दुख प्रकट करने के अलावा अब तक कुछ कॉन्क्रीट नजर नहीं आता, सबकी तरफ से, सरकार की तरफ से भी और जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से भी। क्या कहेंगे आरपी सिंह साहब? तो अपनी तरफ से एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह है, परंतु वो कांग्रेस का भाषा बोलते हैं और कांग्रेस के समर्थक सबको पता है जी, और इसलिए वो जो जितनी जानकारी दे रहे सब वो कांग्रेस के पक्ष की और कांग्रेस के हिसाब से दे रहे हैं। हम तो ये सच समझे जी, इस तिरंगे की आप, और मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए श्रीमान भाटी साहब कश्मीर से, वो कह रहे हैं कि लगभग 86 में पैदा हुए तब से हालात देख रहे हैं। आपकी भाटी साहब, आपकी जानकारी के लिए, मैंने 2008 में तिरंगा लहराया लाल चौक पर, 2011 में कोशिश की तो मुझे वहां पे एक मुंशीराम बाग थाना है, वहां पर इस प्रकार पीटा के जैसे जानवरों को पीटा जाता है। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, मेरे आज तक कंधा दुखता है और आज तक कंधे का हाल ठीक नहीं हो पाया। तो इसलिए वहां इस प्रकार कहते हैं तिरंगे का बड़ा मान सम्मान होता है। हमें पता है ये वहां पर मन से जो आज लोग लहरा रहे हैं, ये लोग मन से लहरा रहे हैं, ये नहीं कोई इनको जबरदस्ती भेजा के। सरकार कोई पहल तो करे, कश्मीर में ये सारे हालात हैं, आपकी ओर से क्या पहल किए गए हैं? तिरंगे फहराए जाएं, लोग मर्जी से तिरंगे फहराएं, आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? क्या आपका भाषण हो गया? भाषण है आपका? ये जो कश्मीर में आज समस्या है, अगर इतनी सुनना चाहते हो, जो आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये सारी समस्या की जड़ में, अरे शुक्ला जी, मैं बोलूंगा नहीं जी, बिल्कुल। मैं ये राजीव को तय करना पड़ेगा कि अगर ओवर रैप करना तो मैं इतना ऊंचा बोलूंगा, बोल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। इसकी जड़ में नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों लोग हैं उसकी जड़ में। नहीं, ये ओपन राउंड है, इसलिए मैंने बोला। सिंह साहब, अदरवाइज मुझे आपको डिस्टर्ब करने का कोई मकसद नहीं है मेरे पास। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया तो एक बार जाकर तिरंगा लहरा कर आते, जब आतंकवाद था। मैं 1992 में गया, जब वहां पर आतंकवाद पूरे ऊपर परम सीमा पे था। गंदी भाषा मत बोलो आरपी सिंह, गंदी भाषा मत बोलो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो कश्मीर में शांति बना के रखो। हिंदुस्तान का है कश्मीर में आग लगाने की आजादी नहीं दी जा सकती। नहीं, आज वहां पर जो हालात है उसके असली मुल्जिम आपकी पार्टी है, उसके असली मुल्जिम राजीव गांधी है, जिन्होंने 1987 के अंदर वहां पर जो चुनाव कराया, जो चुनाव में डाका डाला, उसके चलते आज कश्मीरी खराब हुआ। आज वहां पर ये हिजबुल मुजाहिदीन जो खड़ा हुआ, उसके पीछे राजीव गांधी है, जो कश्मीर का समझता है वो बता देगा आपको। और जो आज वहां पे हालात खड़े हैं, वो पीडीपी हो, एनसी हो, और आपकी पार्टी के दोस्तों ने, मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने मिलकर जिस प्रकार वहां डाका डाला, कश्मीरों पे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो पकड़ में, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर के अनुसार इन पे कार्रवाई करी है। आपकी पार्टी ने वहां लूट बजाई, कश्मीरियों के नाम पे पैसा लूटा, और उसके लूट के चलते आज ये हल्ला कर रहे हो। वकारस भट्टी, प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा इसके बाद। प्रेम कुमार, आरपी सिंह ने बड़ा वैलिड पॉइंट यहां पर एक रखा है। वकारस भट्टी, आप यहां पर बताएं हमको, आप इतने दिनों से देख रहे हैं, आरपी सिंह का कहना है कि जो लूट मचाई गई, जो वहां पर उनकी जरूरत की चीजों के लिए आने वाला पैसा जो वहां पर साइफन ऑफ कर दिया गया, वो वजह है इस तमाम गुस्से की। क्या आरपी सिंह का यह कहना सही है? वकारस भट्टी, इसके बाद प्रेम कुमार सिंह के पास, प्रेम कुमार जी के पास। जी, ये जो जितने आपको आज 2 दिन से ना जम्मू यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ना, इसमें निर्मल सिंह जैसे डिप्टी सीएम हो, कविंदर गुप्ता हो, चौधरी लाल सिंह हो, ये इतने बड़े डकैत हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं।